लेकिन पति नरेंद्र के दुर्व्यवहार से तंग आकर साल 2009 में ज्योति ने उसका घर छोड़ दिया। पिछले 1 साल से ज्योति अपने पिता की मदद से अपनी बेटी की देखभाल कर रही है। ज्योति अब अपने पति से अलग होना चाहती है और ज्योति के इस फैसले में भी पिता राजेंद्र कौशिक उसके साथ खड़े हैं। ज्योति और उसके पिता की शिकायत पर नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति के पिता ने दहेज में जो भी दिया वो नरेंद्र के घर से बरामद कर ज्योति को लौटा दिया गया। सोफा, वॉशिंग मशीन एलजी का, टीवी कलर ओनिडा का, मोटरसाइकिल टीवीएस। राजेंद्र कौशिक ने ये सारी चीजें अपनी बेटी ज्योति को घर बसाने के लिए दी, लेकिन अब वो इन्हें वापस ले आए हैं क्योंकि ज्योति और नरेंद्र का घर नहीं बस सका। नई दिल्ली। मैंने तो अभी तक इनको ढकने की कोशिश की थी, लेकिन अब नंगेपन पर आ ही गए तो नंगा ही करूंगा, इनको सही ढंग से करूंगा। ये है नरेंद्र शर्मा जो धमकी दे रहे हैं कि ये अपनी पत्नी ज्योति शर्मा और ससुर राजेंद्र कौशिक का जीना हराम कर देंगे। ये है ज्योति शर्मा, नरेंद्र शर्मा की पत्नी, और ये है राजेंद्र कौशिक, ज्योति शर्मा के पिता और नरेंद्र शर्मा के ससुर। ज्योति अपने पति नरेंद्र शर्मा से अलग होने के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं और इस लड़ाई में उनके पिता राजेंद्र कौशिक उनका पूरा साथ दे रहे हैं। ज्योति का कहना है कि 4 साल तक यातनाओं से भरे वैवाहिक जीवन ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 4 साल तक मैं यही सोचती रही कि ये लोग सुधर जाए, ये ठीक हो जाए। 4 साल तक मारपीट में इनकी गाली गलौज सब सहती रही। वो ही नहीं चाहता कि उसकी एक बेटी है साथ में तो उसका घर बर्बाद हो। मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरा डिवोर्स हो जाए नरेंद्र से, और दूसरा हमारी लड़की का जो है नरेंद्र और मेरी, उसका वो खर्चा मेरा और खर्चा दे दे, और इन लोगों से मेरा पीछा छुड़वाए। बहुत तंग आ चुकी हूँ इन लोगों से मैं। एक पिता जिन्होंने 5 साल पहले अपनी बेटी ज्योति की बड़ी धूमधाम से शादी की थी और आज वो अपने दामाद नरेंद्र की यातनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। 60 साल की उम्र होगी, मेरा दिमाग कर दिया पहले उन्होंने। मैंने एक लड़का ब्याहना है, एक लड़की ब्याहनी है। कितनी टेंशन में, कल भी सोचता है किसी तरह फैसला हो यार, मेरी जान बचे किसी तरह। टेंशन बढ़ती है। ये मेरी दिल की आत्मा की है, अगर ऐसे रिश्तेदारी इंसान दुनिया में किसी को दोबारा मिले ही ना। ये कहानी है एक पिता की जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक ड्राइवर की हैसियत से नौकरी करते हैं, जिन्होंने खुशी से अपने परिवार के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। एक मां जिसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ अपने घर को भी संवारा, और एक बेटी जिसने इन्हीं संस्कारों को निभाते हुए ससुराल को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश की। साल 2005 में ज्योति ने नरेंद्र से शादी की और हर शादी की तरह उनकी शादी की नींव भी विश्वास पर रखी गई। एक मां ने नम आंखों से अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा किया और आज ज्योति वापस अपने पिता के घर आ गई है अपनी 4 साल की बेटी हर्षिता के साथ। राजेंद्र कौशिक अपनी बेटी ज्योति के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मां बिमलेश कौशिक अपनी नातिन हर्षिता को देखे बगैर ही चल बसी क्योंकि वो ज्योति के ससुराल में उस पर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी घरवाली ने उसी दिन टेंशन ये ले ली, अगर मेरी लड़की इस घर के अंदर सुखी नहीं रहेगी, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरी घरवाली जो है ना वो गुजर गई, जबकि उसकी गुजरने की उम्र नहीं थी, 45 साल की थी। मेरे से 9 साल छोटी थी मेरी घरवाली। इस शादी में पहली दरार तब पड़ी जब नरेंद्र और उसके परिवार ने शादी के तुरंत बाद ज्योति के पिता से पैसों की मांग शुरू की। जो मेरी सास है उन्होंने ऐसी बात करते करते ही शुरुआत करी, तो कहने लगी क्या कहते हैं हमारा शादी में खर्चा काफ़ी हो गया है, तो एक 30,000 देने हमें किसी के, वो अर्जेंटली मांग रहा है। तो ऐसी मुझे बातों में कहने लगी भी तू अगर बात कर ले तेरे पापा दे दे। तो ज्योति के पिता के अनुसार नरेंद्र उनके घर लोगों को लेकर आने लगे। नरेंद्र चाहते थे कि ज्योति के पिता उन लोगों की आर्थिक मदद करें। वो किसी पुलिस वाले को लेके आया सिविल वर्दी में, भी इसकी घरवाली को डिलीवरी होनी है पापा,
और इसको 10,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब कोई भी समाज में एक महीना जिस लड़की को शादी को होया और दामाद आ जाए किसी काम के लिए, तो आदमी चाहे कहीं से भी करके दे उसको पैसा देता है अपनी इज्जत बनाने के लिए। ऐसे करते करते ने 6 महीने के अंदर कम से 7-8 आदमियों को लिया है। ये किसी को 2,000 चाहिए, किसी को 5,000 चाहिए। पर नरेंद्र की माने तो ज्योति ने उनके पैसे चुराए और अपने मायके वालों पर खर्च किए। बहन का, कभी इसके भाई का, कभी किसी का ना, जो भी मेरी पूंजी 2 पैसे मुझे बचते थे वो ले जाकर अपने घर पे दे जाती थी। ये पैसा जो मांगा जा रहा था, इसके लिए ज्योति के पिता ने कोई कमिटमेंट नहीं किया था। जो देना था वो शादी के वक्त दे चुके थे और काफी दे चुके थे। मोटरसाइकिल TVS, टीवी कलर ओनिडा का, वॉशिंग मशीन LG का, फ्रिज LG का, घड़ी लड़के की है, सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, ये सामान भाई हमसे जो बना है हमने दी। ज्योति को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उसे खुलेआम ये कहा गया कि उसे घर में नौकरानी बनाकर लाया गया है। जब नंद आती थी घर शशि, तो उनको कुछ ऐसा सामान चाहिए, भी उनके बच्चे आए हैं वो लेके आओ, तो उनकी मम्मी रानी कलेश करने लग जाती थी कि भी तू ये जब कोई मांगते हैं सामान तो तू लेके आ जाए इनके लिए। तो हम कुछ डिमांड करते थे ना मांगने की, या मैं बोलती थी भी मुझे ये चाहिए, तो उस पर कहते थे ये क्यों मांग रही है सामान। तो मैं इस बात के लिए एक दिन मैंने बोला, आवाज़ वो करी कि भी ऐसा क्यों, भाई मैं भी तो इस घर की बहू हूँ बड़ी। तो कह रहे कोई बड़ी नहीं है, तुझे जिस काम के लिए हम लाए वो काम अपना करती रहे चुपचाप, और नहीं तो हमारी गालियाँ खाएगी और मारपीट करेंगे। मैंने फिर एक दिन ऐसी बात शुरू करी, मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ कि आप बस मुझे काम के लिए लेके आए हो इधर। कह रहे और से ज़्यादा तेरी कोई वो नहीं है इस घर में वैल्यू। पर नरेंद्र का परिवार कहता है कि ज्योति उनके घर पर कभी खुश नहीं थी, उसने कभी घर में दिलचस्पी नहीं ली। उनके अनुसार यही थी नरेंद्र और ज्योति के बीच झगड़ों की वजह। वहाँ रहना ही पसंद नहीं करते। जब घर के अंदर एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम करके आएगा, उसको उसकी वाइफ खाना भी नहीं देगी तो झगड़ा ही होगा। उनको तो हाई फाई सोसाइटी चाहिए, हाई फाई घर चाहिए, घूमना फिरना, ऐशो आराम, ये सब चाहिए उनको। घर में उन्होंने कभी कुछ काम करने में या कोई इंटरेस्ट, घर के अंदर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उनका हमारे घर में। हमें कभी कोई सुख नहीं रहा है उनका इस घर में। कह रही थी कि मैं नहीं रहूंगी, मुझे ये घर पसंद नहीं है, तो बताओ उसके लिए अब मैं कहाँ से लाऊं कोठी। उसके बाप ने जब शादी की थी तो इसी घर में की थी, तो उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। तो बोली मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, और कहती थी मैं जाऊंगी, अगर मुझे नहीं जाने दिया तो अभी कपड़े फाड़ कर नंगी हो जाऊंगी। शादी के 1 साल बाद ज्योति ने अपनी बेटी को जन्म दिया। ज्योति के अनुसार ससुराल वालों को बेटे की उम्मीद थी। 2006 10 मार्च को मेरी बेबी हुई गुड़िया, तो उसके होने के बाद भी लड़की हुई थी मेरी। तो मेरी सास जो रानी है उसे खुशी नहीं हुई, वो उसको और दह सकती होगी कि भी मेरे घर पोती आ गई, पोता है के बदले। अपनी नातिन के पैदा होने पर राजेंद्र बहुत खुश थे। वो जो कुछ दे सकते थे उन्होंने अपनी बेटी और नातिन को वो सब दिया। पर ज्योति के अनुसार उनके ससुराल वाले इस बार भी दी हुई चीजों को लेकर खुश नहीं थे। तेरे बाप ने क्या दिया, वो तो DTC में है, उसने इतना कम खर्चा मतलब क्यों किया है। सारा सामान उन्होंने दिया था, सबके आप लोगों के कपड़े हैं इसमें, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि भी जो ना हो आप लोगों का सामान। और कैरी कैश क्यों नहीं दिया हमें। बहुत जल्द ज्योति की तकलीफों का पहाड़ और बड़ा हो गया। उसे एक राज पता चल गया जिससे ज्योति बुरी तरह से चौंक गई। उसके पति को एक गंभीर लाइलाज बीमारी थी। सफाई करते करते कुछ पेपर्स मेरे हाथ लगे, तो पेपर्स जब मैंने देखे तो मेरे हस्बैंड के थे, नरेंद्र के। तो उसमें वो रिपोर्ट जब मैंने देखी, उसको देख के मैं हैरान हो गई थी, और उसका कोई इलाज नहीं था। बीमारी के बारे में जनवरी 2007 में पता लगा था। नरेंद्र के घर वाले कहते हैं कि नरेंद्र की बीमारी की वजह से ज्योति उसे छोड़ना चाहती है और उन लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती है। बीमारी का बहाना है, बीमारी के बहाने से यहाँ तक थाने तक कोई मामला नहीं पहुँचा। लड़की पैदा होने के बाद में भाई की 6-7 महीने बाद ही कुछ उनको बीमारी है, कुछ अंदरूनी, उसी कारण उनको पता लग गया है वो, और तब से ही वो इस घर में रहने नहीं चाहती। दहेज का मुकदमा करके 7 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड की है हमारे ऊपर कि 7 लाख रुपए आपको देने होंगे। इसकी बीमारी का तुम बताओ, मैं कारण हूँ, मेरे बच्चे कारण, या कौन कारण है। हमारी इतनी गलती है कि मेरा लड़का बीमार है, बाकी हमारी कोई गलती नहीं। तो सारे झूठे इल्जाम लगा रखे हैं। लेकिन सच ये है कि इस लाइलाज बीमारी का पता चलने के बावजूद ज्योति अपने पति नरेंद्र का साथ निभा रही थी। और अभी आपने भी टेस्ट करवाया था ना, पॉजिटिव है, तुम्हें कब पता चला? मैडम जब ये मेरी बिटिया हुई थी ना, बिटिया होने के दौरान मैं ऑपरेशन हुई थी, जब ब्लड डोनेट किया था इंदिरा हॉस्पिटल में, उस दौरान मुझे पता लगा।
उसके बावजूद भी लड़की रहने को तैयार थी आपके साथ? हाँ 2 साल उसके 1 साल ठीक है? मेरे साथ रही थी। उसके बाद उसके बाद भी आपको रही, आपने उसको बताया था कि मेरे से ये टेस्ट उसको बता दिया था मैंने। लेकिन पति नरेंद्र के दुर्व्यवहार से तंग आकर साल 2009 में ज्योति ने उसका घर छोड़ दिया। पिछले 1 साल से ज्योति अपने पिता की मदद से अपनी बेटी की देखभाल कर रही है। ज्योति अब अपने पति से अलग होना चाहती है और ज्योति के इस फैसले में भी पिता राजेंद्र कौशिक उसके साथ खड़े हैं। ज्योति और उसके पिता की शिकायत पर नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति के पिता ने दहेज में जो भी दिया वो नरेंद्र के घर से बरामद कर ज्योति को लौटा दिया गया। सोफा, वॉशिंग मशीन एलजी का, टीवी कलर ओनिडा का, मोटरसाइकिल टीवीएस। राजेंद्र कौशिक ने ये सारी चीजें अपनी बेटी ज्योति को घर बसाने के लिए दी, लेकिन अब वो इन्हें वापस ले आए हैं क्योंकि ज्योति और नरेंद्र का घर नहीं बस सका। सामान दे दिया सारा इसका? सामान की रिकवरी होगी सारी इसकी? हाँ जी सामान दे। हाँ, और बाकी सामान जो इसका जेवर वगैरह है वो? मैडम कुछ जेवर इसका जो था हम लोगों ने चढ़ाया था। हमारे कुछ शादी के 2 या 3 महीने बाद मेरी मम्मी की इसकी कोई बात हुई थी, उस दौरान इसने वापस लौटा दिया था। उसको मैं कबूल कर दूँ, वो आप उसको दे देंगे? ठीक है, उसको मैं दे दूंगा। तो आप मेंटेनेंस वगैरह तो आप देते हो कि नहीं? कुछ उसको दिए पैसे अभी तक? और कितने 1 साल हो गए ना इसको आए हो मायके में, फिर 1 साल तक कोई बच्ची कौन देखेगा? पत्नी का खर्चा, बीवी का खर्चा कौन देगा बच्चे का? 6 महीने से लगातार मुझे यहाँ कभी काउंसलिंग के लिए कभी किसी काम के लिए मुझे धड़ बुलाया जा रहा है। उस दौरान मेरी वहाँ से नौकरी छूट गई। आज नरेंद्र सलाखों के पीछे है और ज्योति अपने पिता के घर। ज्योति और उनके पिता के अनुसार नरेंद्र ने उन्हें धमकी दी है कि वो ज्योति को तलाक न देकर उनका जीना दूभर कर देंगे। मैंने तो अभी तक इनको ढकने की कोशिश की थी, लेकिन अब नंगेपन पर आ ही गए तो नंगा ही करूंगा इनको, सही ढंग से करूंगा। आज वो आंख दिखा रहा है, मैं लड़की को तलाक नहीं दूंगा, इसको घर बैठने नहीं दूंगा 10 साल तक। आज ज्योति अपने पिता राजेंद्र कौशिक की मदद से पति नरेंद्र से तलाक लेने के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ रही है। 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, आईपीसी सेक्शन 304 बी और आईपीसी सेक्शन 498 ए, ये दोनों दहेज के दुश्मन हैं। इनसे दोस्ती कीजिए। याद रखिए, दहेज आपकी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं है और दहेज आपके बेटे का अधिकार नहीं है। आज का दूसरा केस उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए एक का है और पीड़ित एक 16 साल की नाबालिग लड़की है। हापुड़, उत्तर प्रदेश। 16 साल की नगमा अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए दादरी से हापुड़ पहुंचती है। वो अपनी बहन को अपने पहुंचने की खबर देना चाहती है और इसीलिए वो हापुड़ बस अड्डे के पास एक फोन बूथ पर जाती है। एसटीडी बूथ के मालिक राजू की हरकतों से नगमा को गुस्सा आता है और वो अपना एतराज जताती है। क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं? इस पर राजू पास बैठे अपने साथी वसीम को दुकान का शटर गिराने का इशारा करता है। इधर नगमा एक बार फिर फोन मिलाने की कोशिश करती है और उधर वसीम दुकान के शटर की ओर बढ़ता है। वसीम शटर गिरा देता है। दिन दहाड़े बीच बाजार एक दुकान में 3 लोगों ने मिलकर नगमा का किया। ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि बदतमीजी शुरू होते ही नगमा वहां से भागी क्यों नहीं, या फिर उसने शोर क्यों नहीं मचाया। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लड़की सिर्फ 16 साल की है और दूसरे गांव से आई है। शायद उसने दुकानदार की बदतमीजी को गंभीरता से नहीं लिया, पर इसके बावजूद नगमा एक साहसी लड़की साबित हुई। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आज तुम्हारे साथ क्या हुआ? 11 बजे हापुड़ आई थी दादरी से। यहाँ पे उतरी मैं गुरुद्वारे पे, गुरुद्वारे से उतरी, फिर मैं 11 बजे रही के एसटीडी में पहुँच गई। अच्छा, फिर कहाँ फोन करा आपने? मैं दीदी पर फोन कर रही मगर वो मिल ना पाया। अच्छा, आप अपनी बहन पर फोन कर रही थी, उसके बाद? 3 आदमी थे ना ये। कौन कौन? एक तो राजू और एक वसीम और एक का पता नहीं क्या नाम है। 3 आदमी थे, तो क्या कहा? एक ने राजू से कही इशारे करे कि किवाड़ लगा दिए,
वो शीशे राजू से इशारे करे। किसने? दूसरे आदमी। हाँ। उसका नाम है? पता नहीं क्या नाम है उसका, मोटा सा। अच्छा, पहचान तो लोगे? हाँ। ठीक है। जिसने इशारे करे मैंने मुंह भींच के ऊपर को ले गया मुझे। फिर मैं बेहोश सी होने लगी, खुद ही मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिल धड़कने लगा। फिर सुहार लगा दिया इन्होंने। तो तुमने शोर नहीं मचाया? शोर मचाया मैं, क्यों लगाया मैंने? ऐसी जैसे टिपाई है ना बैठने की, ये अड़ा दी के मैं कूद नहीं सकूं। मैं शीशा हुए तो सब फोड़ देती अगर जो मेरा बस चलता। जब मेरा मुंह भींच लिया तो मेरा कुछ बस नहीं चल पाया। नगमा के अनुसार कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो सन्न रह गई। उसके कपड़े कमरे में रखे हुए टीवी पर पड़े हुए थे। जब मैं उठी ना तो ये मेरे कपड़े वपड़े सब उतरे पड़े थे। फिर मैं वहाँ से मैं निकली जल्दी जल्दी। मैं कह लगी पता नहीं क्या होगा आज मेरे साथ। मैं सोचने लगी मर जाऊंगी, या तो आज या आर के या पार के मैं मर ही जाऊंगी। जब ने कहा बाहर जाके कहने नहीं है तुझे, ये लिपट कर राजू मेरे से कि तुझे बाहर जाके कुछ नहीं कहना। नगमा के अनुसार दुकान से बाहर निकलते ही उसने शोर मचाया और आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। पास के दुकानदार तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गए। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ले अंदर लो, अंदर नहीं। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। हम शोर सुनकर वहाँ पहुँचे तो देखा वो लड़की रो रही थी। हमने पूछा कि क्या बात है, तो काफी देर तक तो ये कुछ नहीं बोली, रोती रही। फिर बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। फिर हमने इसे उठाया। इसने बताया कि 3 लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है। वो टोटल 3 लड़के थे, जिनमें से 2 भाग गए। तीसरा एसटीडी वाला राजू जो वहाँ मौजूद था, राजू को हमने पकड़ा था और फिर किसी ने पत्रकार वगैरह को बुलाया। पुलिस को पत्रकारों ने बुलाया था। वसीम और राजू को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया, पर इस घटना में शामिल तीसरा आरोपी पिंटू अभी तक फरार है। कानून के अनुसार जब भी कोई लड़की की शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस के लिए ये लाजमी हो जाता है कि वो तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करें। कुछ लोग इस तरह की गिरफ्तारियों को ज्यादती मानते हैं और इस तरह के कानून के खिलाफ आपत्ति जताते हैं। नगमा रेप केस के आरोपी भी नगमा को झूठी कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नगमा क्या वाकई एक 16 साल की मासूम लड़की है या फिर एक चालाक शातिर लड़की? आरोपी राजू के अनुसार नगमा उसके एसटीडी बूथ में आई थी। मुझे 3000 रुपया चाहिए। काहे का 3000? मुझे 3000 रुपया दो। नहीं दूंगा, जाओ। पुलिस में फंसा दूंगी। जाओ जाओ, तुमसे बनता है वो कर लो, जाओ। अभी मैं बताती हूँ तुमको। और राजू के अनुसार तभी नगमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आसपास के दुकानदार नगमा की मदद के लिए भागे चले आए। और इसके बाद पुलिस ने राजू और वसीम को गिरफ्तार कर लिया। मैं तो 2:30 बजे तक वहाँ लकड़ी काम कर रहा हूँ, पंकज प्रॉपर्टी डीलर वाले के यहाँ। 2:30 बजे मैं काम करके और मैं बोला मिस्त्री भाई काम कर ले, मैं घर को चल रहा हूँ, सिर में दर्द था। 2:30 3 बजे करीब 3:30 बजे मैं घर पहुँच गया। हमको लिखा के लेटा, पुलिस वाले पहुँच गए। चलो मगर जी क्या बात है, बात बताओ। नो चलो मगर चलो जी, अब यहाँ के देखा था ये भोपाल जी हो रहा जी। हमने कुछ नहीं करा जी, वो तो ये जबरदस्ती फंसाने की बात कर रही है। इसने मुझसे कहा 3000 रुपए दो, नहीं तो तुमको फंसवा दूंगी मैं। अगर उस वक्त वसीम दुकान पर था ही नहीं तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? नगमा राजू या वसीम दोनों में से किसी को भी नहीं जानती। क्या बेगुनाही चीख चिल्लाकर साबित की जा सकती है? किसकी आवाज है सच की आवाज, नगमा की या फिर राजू और वसीम की? बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि झूठ लोग बोल सकते हैं, मेडिकल साइंस नहीं। नगमा को डॉक्टरी जांच के लिए ले जाया जा रहा है। शायद इस जांच से सच सामने आ जाएगा। इधर नगमा डॉक्टरी जांच के परिणाम का इंतजार कर रही है और उधर राजू और वसीम पुलिस हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार नगमा सच बोल रही थी, उसका हुआ था। राजू और वसीम ने पुलिस को गुमराह करने की और एक मासूम लड़की के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की। उन दोनों ने एक लड़की की मासूमियत का फायदा उठाया।
पीसीओ का जो मालिक था, ओनर, प्लस 2 उसके फ्रेंड्स और साथ में आए और ऊपर इसके साथ इन लोगों ने, अगर कोई लेडी ये कहती है कि उसके साथ, तो जनरली ये माना जाना चाहिए कि एक महिला अपने बारे में इस तरह का गलत स्टेटमेंट नहीं देगी, तो उसकी जो प्राइमा फेसाई स्टेटमेंट जो फर्स्ट था कि हमारे साथ इस तरह से घटना हुई, उसको हम लोगों ने सही माना, मेडिकल कराया गया और जो भी एविडेंसेस आई हैं उसके हिसाब से इनके खिलाफ जुर्म बनता है और हम लोग इनके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित करना है। 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, ये अरेस्ट करके जेल भेजे जा चुके हैं। तीसरा इसमें एक्यूज जो है घर से भगा हुआ है, हम लोगों की टीमें दबिश दे रही हैं और हम लोग इसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। गंभीर मानसिक घाव देता है, पर यदि पीड़ित सही समय पर इसकी शिकायत ना करे और चुप रहे तो ये घाव नासूर बन सकता है। मेडिकल टेस्ट जितने जल्दी करवाए जाएं, ठोस सबूत मिलने के उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं। दहेज हो या किसी भी जुर्म से मुंह फेरना जुर्म को बढ़ावा देना है, क्योंकि जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।